किस्मत का अनोखा खेल। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का अनोखा खेल। बहू छोड़ दो बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। 70 वर्षीय चंदा जी अपनी बहू भावना से बोले जा रही थी। उनकी बहू उनके मुंह में जबरदस्ती पूड़ियाँ ठूसे जा रही थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन वह उनकी एक न सुन रही थी। दर्द से कराती चंदा जी बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, लेकिन आज उनकी बहू भावना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसा भी क्या हो कर दिया था चंदा जी ने, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। 70 वर्षीय चंदा जी की सुबह सुबह ही आँख खुली तो उन्होंने घर में कुछ अंदर अच्छा बनने की खुशबू आ रही थी। तो चंदा जी ने सोचा कि आज हो ना हो उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ही, और मन ही मन ऐसा सोचकर खुश होने लगे। चंदा जी आशा भरी नज़रों के साथ अपनी बड़ी बहू भावना की रसोई में जाती है और बहू से बोलती है, भावना बेटा, आज तो लग रहा है तुम कुछ अच्छा बना रही हो, जरा थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। भावना के कानों में जैसे ही अपनी सासू माँ चंदा जी की आवाज़ पड़ती है, वो चिल्लाकर बोलती, अरे बुढ़िया दूर रहो मेरी रसोई से, पता नहीं कितना खाती है, जब देखो भूखों की तरह लार टपकाती फिरती है, और कितना भी खाने को दे तो इस बुढ़िया को, लेकिन इसका तो पेट ही नहीं भरता है। जब देखो मांगने खड़ी हो जाती है, भिखारी कहीं की। ऐसा बोलते हुए एक टूटे कप में चाय और 2 सूखी ब्रेड खाने को दे देती है और बोलती है, यह खाने के बाद आराम न फरमाने लगना महारानियों की तरह। घर का सारा काम झाड़ू पोछा पड़ा है। चंदा जी बेचारी हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी चाय और ब्रेड को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। आज चंदा जी के पोते यानी भावना के बेटे बंटी का जन्मदिन था, और आज बंटी पूरा 10 साल का हो गया था। लेकिन आज भावना सुबह से ही रसोई में तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर रही थी। वो आज रसगुल्ला, खीर, खस्ता, कचौड़ी, पनीर की सब्जी, पनीर के पकौड़े, जाने क्या क्या बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, और बहुत सी चीज़ तो उसने सुबह ही बनाकर रख दी थी, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। चंदा जी ने चाय और ब्रेड खाकर अपनी भूख को शांत किया, लेकिन रात को उनकी छोटी बहू राधा ने खाने में सिर्फ उनको एक छोटी रोटी और पानी जैसी दाल दी थी, और जब चंदा जी ने खाने के लिए एक रोटी और मांगी तो उनकी बहू राधा बोलती है, और रोटियां नहीं, और वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, अगर बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा। और मुँह बनाते हुए बोलती है, और हाँ, जल्दी से खाना खाकर रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुलना मत भूलिएगा। ऐसा न हो कि खाना खाकर आराम से सो जाओ। और आंखें दिखाते हुए चली जाती है। बेचारी बूढ़ी माँ जैसे तैसे रात की भूखी उन 2 सूखे ब्रेड से काम चला लेती है। अभी वो बैठकर चाय पी रही थी कि उनकी बड़ी बहू भावना चिल्लाती हुई बोलती, अभी तक आपकी चाय खत्म नहीं हुई है, झाड़ू पोछा के दोपहर में करोगी। उसकी आवाज़ सुनकर चंदा जी जल्दी से चाय खत्म करती है और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते ही वो इतना थक जाती है कि बहू से बोलती है, बेटा अब मुझसे पोछा नहीं लगाया जाएगा। तो बहू भावना उनसे चिल्लाकर बोलती है, यदि पोछा नहीं लगाओगे तो तुम्हें दोपहर का खाना भी नहीं मिले दूंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी सहेलियाँ आने वाली है और उनके ऑफिस से भी कुछ लोग आने वाले हैं, और पोछा लगाकर सीधे अपने कमरे में चले जाना, और जब तक हम पार्टी मनाएंगे तब तक बाहर निकल कर मत आना, क्योंकि मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवाना, इसलिए चुपचाप अंदर अपने कमरे में पड़ी रहना। चंदा जी हाँ में सिर हिला देती है। दोपहर होते हैं और घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। गाने बजते हैं, केक काटे जाते हैं, गाना नाच होता है। तो बूढ़ी माँ एक कमरे में उदास मन से बैठी खाने का इंतजार करती रहती कि शायद उसे कोई 2 रोटी ही दी जाए, लेकिन सब अपने मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसी को भी चंदा जी के खाने का ख्याल नहीं था। उनका बड़ा बेटा मोहन भी अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, और बहू को वैसे भी सासू माँ से कोई मतलब नहीं था। इधर चंदा जी भूख से कलप रही थी। थोड़ी ही होती भी क्यों ना, 1 कप चाय और 2 सूखी ब्रेड
उनका कब तक साथ देते। एक कप चाय और 2 सूखे ब्रेड खाकर उन्हें इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करना था। वो अपने पास रखे घड़े से पानी पीकर वो भी अब कब तक काम चलाती। जब चंदा जी से रहा नहीं गया तो बाहर निकल के आई तो बहू को आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा 4 बज गए हैं, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही भावना की सहेलियाँ और मोहन के ऑफिस के लोग की नज़र चंदा जी के ऊपर पड़ी तो वो उन्हें अजीब सी नज़रों से देखने लगे, क्योंकि वो बहुत सी गंदी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। उनको देखकर लग रहा था कि वो कितने दिनों से भूखी हो। उनकी हालत देखकर भावना की एक सहेली आरती बोली, क्या भावना, ये तुम्हारी सास यह तो बहुत कमज़ोर लग रही है। अभी आरती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि भावना हंसते हुए बोलती, अरे नहीं, ये हमारे यहाँ काम करने वाली शांति की माँ है, यह भी उनके साथ कभी कभी आ जाती है और हम लोग कुछ इन्हें खाने को दे देते हैं। अरे तुम लोग उनकी तरफ ध्यान ना दो, आप लोग पार्टी का एंजॉय करो। और भावना ऐसा बोलते हुए उठती और चंदा जी की ओर गुस्से से लाल आंखें करते हुए उनका हाथ पकड़ के उन्हें कमरे में ले जाती है और रोटी उनके मुंह में ठूसने लगती है। अब बोलती है, बुढ़िया खा ले, खाने के मारे मरी जा रही थी ना, ले अब खा ले। अब खा क्यों नहीं रही है। भावना अपनी सासू माँ के मुंह में 2 पूड़ियाँ ऐसे दबाई थी कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी अंदर अपने उसके पति यानी चंदा जी का बेटा आकर उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मार ही डालोगे। तब भावना गुस्से में बोलती है, आज तो मैं इस बुढ़िया का खून ही पी जाऊंगी। मेरे मना करने के बाद भी इसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की। और फिर पूरियों को चंदा जी के मुंह में ठूसने लगती है। चंदा जी उससे बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन भावना तो गुस्से में आग बबूला होते हुए दोबारा से उनके मुंह में पूरियाँ ठूसने लगती है। तब मोहन बोलता, अरे पागल हो गई हो क्या, घर में बहुत सारे मेहमान, अगर किसी ने कुछ देख लिया तो हमारे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, और अगर यह मर गई तो तुम जेल जाओगे, वो अलग से। इसलिए उनको छोड़ो, बाहर चलकर हम मेहमानों को देखते हैं, इनका हम रात में सोचेंगे कि क्या करना है। और ऐसा कहते हुए कमरे में दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर दर्द के कारण चंदा जी की आंखों में आंसू बह जा रहे थे, क्योंकि उनका मुंह पूरी तरह से लाल हो गया था। लेकिन दर्द के कारण वो रो भी नहीं पा रही थी कि अगर उनके रोने की आवाज़ बाहर चली गई तो उनकी खैर नहीं। वे मरी मन अपनी बदकिस्मती को कोसती रही। सभी मेहमान जन्मदिन मनाकर अपने अपने घर चले गए। मेहमानों के जाने के बाद भी किसी ने भी उनको खाना नहीं दिया। रात में भी सभी खा पी कर सोने चले गए। चंदा जी भूख से व्याकुल दरवाजे की तरफ ताकती रही, शायद कोई उनके कमरे में कोई खाना देने चला आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सभी खा पी कर सोने चले गए हैं। जब रात के 12 बजे लेकिन कोई भी खाना लेकर नहीं आया तो उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, उन 2 पूड़ियों पर पड़ी जिन्हें उनकी बहू जबरन उनके मुंह में ठूस रही थी। उन्होंने वो ज़मीन पर पड़ी हुई पूड़ियाँ उठाई और उन्हें खाना चाहा, लेकिन वो इतनी सूख चुकी थी कि उनके दांत से कटी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन भूख से व्याकुल चंदा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगर कमरे में बाहर जाकर कुछ खाने को मांगती है तो बेटा बहू उनके साथ क्या करेंगे, वो तो दोपहर में ही देख चुकी थी। और यह पूरियाँ इतनी सूख कर टाइट हो गई कि इन्हें खाना भी मुश्किल है। तभी उनकी नज़र पास पड़े मटकी के पानी पे पड़ती है। वह कटोरी में थोड़ा सा पानी लेती है और उन पूरियों को पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। और कुछ देर बाद जब मुलायम हो जाती है तो उन्हें खाने लगती है। उनको खाते हुए उनकी आँखों से आंसू में निकल रहे थे। बूढ़ी माँ के पास सोने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। कहने को तो चंदा जी के 2 बेटे हैं और एक बेटी ही, और पोती पोतिया से भी पूरा परिवार भरा है। लेकिन चंदा जी अकेली महिला है, क्योंकि कोई भी उनसे न तो ढंग से बोलता है और ना ही उनका ध्यान रखता है। बड़ा बेटा मोहन है जो बैंक में कलर का जॉब करता है, उसकी पत्नी भावना है और 2 बेटे बंटी और रौनक है। वही दूसरा बेटा सौरभ है, उसकी पत्नी राधा है। सौरभ प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसका एक बेटा आंसू, एक बेटी ऋचा है। चंदा जी की एक बेटी पायल भी है, लेकिन वो अपने ससुराल में इतना मस्त है कि अपनी बूढ़ी माँ का भी हाल चाल लेने में नहीं आती है।
चंदा जी के पति राम जगदीश बाबू का निधन उनकी शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था। जब मोहन 7 साल का था, रौनक 5 साल का और पायल 3 साल की थी। इसलिए बूढ़ी माँ का कहने को तो बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन वो भी अकेली, बिल्कुल अकेली। दोनों बेटों ने भी आपस में यह तय कर रखा था कि 1 महीने तक मोहन अपनी माँ को अपने पास रखेगा और 1 महीने तक सौरभ अपने घर में अपने रहने के बावजूद भी कोई भी बेटा अपनी माँ से यह नहीं पूछता कि माँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सभी अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले हैं और बहू ने तो उनका जीना ही हराम कर रखा है। वे दोनों तो यही चाहती थी कि कब चंदा जी मरे, कब उनसे पल्ला छूटे, क्योंकि 1 महीने के लिए उनका कमरा जो बिजी रहता था, कमरा क्या छोटे से स्टोर रूम में बड़ी बहू भावना ने उनकी चारपाई डाल रखी थी। वही छोटी जहाँ पर घर का पूरा कबाड़ा रखते थे वहाँ पर उनकी चारपाई डाल रखी थी, लेकिन उसमें भी उन दोनों को लगता था कि उन्होंने न जाने कितनी जगह घेर रखी है। जैसे तैसे बूढ़ी माँ ने अपने बड़े बेटे के यहाँ 1 महीना काटा और छोटे लड़के सौरभ के यहाँ पहुँच गई। यहाँ तो स्थिति और ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ तो चंदा जी को सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना पड़ता था, लेकिन अपने छोटे बेटे के यहाँ छोटी बहू उनसे झाड़ू पोछा, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना सभी कुछ करवाती थी। अगर चंदा जी कुछ काम करने को मना भी करती तो वो उन्हें उस दिन 1 गिलास पानी भी नहीं पीने देती थी। खाना तो बहुत दूर की बात है। जब चंदा जी थोड़ी सी ठीक ठाक या जब वो 60-65 वर्ष की थी तो वो सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब वो उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है तो वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और न ही उनको समय पे खाना मिलता है और न ही ढंग से आराम। अब वो थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लगे, लेकिन बीमारी की हालत में भी उन पर कोई तरस नहीं खाता। एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन गर्मी बहुत ही। चंदा जी ने बड़ी मुश्किल से घर का झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने में ही उनके चक्कर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सभी मन में सोचने लगे, अगर मैं बताऊंगी भी तो मेरे सुनेगा कौन और मुझे कौन डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप ही रही। उन्होंने जैसे तैसे घर के जूठे बर्तन भी धुल दिए, लेकिन जैसे उनकी छोटी बहू राधा ने उनके सामने घर के सभी सदस्यों को कपड़े रखे तो वो उनको देखकर बोल ही पड़े, बेटा आज मेरी तबीयत तो ये ठीक नहीं है, मुझसे ये कपड़े नहीं धुले पाएंगे। चंदा जी का इतना बोलना ही था कि तभी राधा गुस्से में तमतमाते हुए बोलते ही, खाने के लिए आपको 4-4 रोटियां चाहिए, नाश्ता चाहिए, लेकिन जरा सा काम करने में आपकी नानी मर जाती है। कान खोलकर सुनो, अगर ये कपड़े नहीं धुले तो आज आपको दोपहर और रात दोनों टाइम का खाना नहीं मिलेगा। सुनो बुढ़िया, जाने कहाँ से रोज रोज एक नया बहाना ढूंढ लाती है, काम चोर बुढ़िया कहीं की। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली से फ़ोन पर बात करने लगती है। इधर चंदा जी का बैठना मुश्किल था, काम तो दूर की बात है। उन्होंने जैसे तैसे कपड़े धुले और बड़ी मुश्किल से खड़े होकर उन्हें फैलाने की कोशिश करने लगे। उसी टाइम उन्हें चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से उनका पैर फिसल गया। वो धड़ाम से गिर पड़े। उनके गिरने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो आवाज़ उनकी बहू राधा के कानों तक गई, लेकिन वो बाहर निकल कर देखने तक नहीं आए कि हुआ क्या है, और फ़ोन पर ही अपनी सहेलियों से बड़बड़ाने लगी कि इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, रोज रोज नए तमाशे करती रहती है, न जाने क्या तोड़ दिया, मरते भी तो नहीं है, जल्दी मरे तो हमारा पीछा छूटे। यह सब सुनकर उधर से उसकी सहेली रोहिणी की आवाज़ आती है, इतना क्यों परेशान होती हो, थोड़ा शांत हो जाओ। और राधा की सहेली रोहिणी आगे बोलती है, अरे जब तुम अपनी सास इतना परेशान हो तो छोड़ आओ उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में। तब राधा हंसती भी बोलती है, मेरा बस चलता तो मैं कब का वृद्ध आश्रम छोड़ आती, लेकिन सोचती हूँ कि घर का सारा काम फिर मुझे ही करना पड़ेगा। आजकल तो इतना काम करने में काम वाली 5,000-6,000 ले लेती है और मुझे तो फ्री में काम वाली मिल रही है। तो रोहिणी बोलती है, जब तेरी सास जेठानी के यहाँ चली जाती है तब तुम सारा काम कैसे करती हो। राधा बोलती है, तब मैं 2 नौकरानी लगा लेती हूँ और जब माँ जी आ जाती है तो उनकी छुट्टी कर देती हूँ, कम से कम मैं 6 महीने का खर्चा ही बचाता है। और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इधर रोहिणी से राधा बात कर ही रही थी, तभी राधा के बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और पैर
धुलने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाते हैं तो अपनी दादी को गिरा हुआ पाते हैं। तो वो दोनों चिल्लाते हुए माँ के पास कमरे में आते हैं। मम्मी मम्मी, अभी वो इतना ही बोलते हैं कि राधा मुझसे चिल्लाते हुए बोलती है कि स्कूल से आए नहीं और घर में शोर मचाना शुरू कर दिया, जाओ जल्दी से हाथ में धुल कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तभी दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, माँ दादी बाथरूम में गिर गई है और बोल भी नहीं रही है। तभी राधा रोहिणी का फ़ोन रखते हुए बाथरूम की ओर भागती है तो देखती है माँ जी तो सही में गिर गई है और बेहोश भी है। जल्दी से अपने पति सौरभ को फ़ोन लगाते हैं और बोलती है, तुम्हारी माँ बाथरूम में गिर गई है, पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे चलती है, कोई भी काम ढंग से नहीं होता है इनसे, और फ़ोन काट देती है। चंदा जी का बेटा आकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि इनकी पैर की हड्डी टूट गई है और इनके सर पे भी चोट आई है और शारीरिक रूप से यह बहुत कमज़ोर है और इनकी उम्र भी ज़्यादा है तो इनको ठीक होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर उनके पैर पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं और दवाइयाँ भी लिख देते हैं। सौरभ अपनी माँ को घर तो ले आता है लेकिन चंदा जी के घर में प्रवेश करते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो उस समय तो कुछ नहीं बोली लेकिन अगले अपने पति को कमरे में ले जाकर बोलती है, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, भैया से बोलिए कि माँ जी को ले जाए और अपने घर में रखे। सौरभ ने बड़े भाई से बात की तो मोहन कुछ बोल भी नहीं पाया। उससे पहले भावना चिल्लाते हुए बोली, वाह रे वाह, माँ जी गिरी आपके घर और सेवा करें, हम बड़े चालाक हैं आप लोग और हम लोगों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। तब राधा बोलती, अरे जी सब लोग की माँ है तो हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी थोड़ी थोड़ी सेवा करें और दवा में तो काफ़ी पैसा चला गया है और डॉक्टर साहब ने उनका 1 साल का कोर्स भी बताया है कि उन्हें दिमाग में भी चोट आई है और वो बहुत ही कमज़ोर भी है। तो भावना बोलती है, ऐसा है राधा, अब चोट तो माँ जी को तुम्हारे घर में लगी है तो तुम ही समझो, हमसे उम्मीद मत रखना कि हम माँ जी की सेवा करेंगे। कल मर रही हो तो बुढ़िया को आज ही मार जाए। मेरी बला से राधा की दाल जब वहाँ नहीं गई तो वो उल्टे पैर वहाँ से चली आई और अपने पति से बोली, सुनिए जी मुझसे भी नहीं हो पाएगी उस बुढ़िया की सेवा। तब उसका पति सौरभ बोलता है, तुम ही बताओ कि क्या करें, जब माँ को चोट हमारे घर में लगी है तो इलाज तो हमें ही कराना पड़ेगा, बाहर तो फेंक नहीं देंगे। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती कि क्या करना है, बस मुझसे उसकी सेवा नहीं होगी। तो सौरभ अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तब राधा को अपनी सहेली की बात याद आती है। तब वो अपने पति से बोलते, ऐसा करते हैं कि इनको पास के ही शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तब सौरभ बोलता है, अरे यह तुम क्या बोल रही हो, और आस पड़ोस वालों को पता चल गया तो सुनो जी, अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है कि माँ का पैर टूट गया है और सर पे भी चोट आई है। हम लोग सभी से को बोल देंगे कि वो अपनी बेटी पायल के पास गई हुई है। कौन सा तुम्हारी बहन यहाँ आती है, वो तो अपने ससुराल में ही मस्त रहती है, तो ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सौरभ बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ऐसा करते हैं, रात में इनको पास के शहर में वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। फिर जैसी रात होती है वो दोनों चंदा जी को पास के शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और वृद्धाश्रम से वालों से बोलते हैं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और इनको ऐसा बोलकर जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले आते हैं। राधा ने शाम को चंदा जी को नींद की दवा खिला दी थी जिससे वे होश में नहीं थी और वो वृद्धाश्रम पहुंची तभी वो सो ही रही थी। चंदा जी की आंखें सुबह सुबह ही खुली तो वो अपने आप दूसरी जगह देखकर अचंभित हो गई और रोने लगी। तभी उनकी ही जैसी वृद्ध महिला कुसुम जी ने बताया कि उनको यहाँ पर रात में एक महिला और पुलिस छोड़कर गया था और बोल रहा था कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है और आप रोड पर गिर गई थी इसलिए आपका पैर भी टूट गया है। वे लोग रात में आपको छोड़कर यहाँ चले गए। चंदा जी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें तो याद था कि वो दवा खाकर सो गई, लेकिन उस महिला ने बताया कि वो सड़क पे बेहोश पड़े थे और कुछ लोग उन्हें यहाँ छोड़ गए थे। चंदा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उन वृद्ध महिला कुसुम जी ने उनको थोड़ा सा ढाढ़स बढ़ाया और फिर उन्हें चुप कराया। वृद्धाश्रम वालों ने
चंदा जी का इलाज करवाया और 1 महीने में उनका पैर तो ठीक हो गया, लेकिन वो गुमसुम और उदास रहती। मैं किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी क्योंकि वो एक माँ थी और उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ गए हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे समय बीता, वृद्धाश्रम में रहते रहते उन्हें 2 माह बीत गए। एक दिन चंदा जी सुबह सुबह उठी तो देखती है कि वृद्धाश्रम में सभी लोग वृद्धाश्रम को सजाने और साफ सफाई करने में लगे थे। आज से पहले चंदा जी ने कभी भी वृद्धाश्रम में ऐसा होते नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा था तो आज त्यौहार है और ना ही आश्रम को इतने अच्छे से सजाया जा रहा है और हर लोगों के चेहरे पे खुशी भी है। तो चंदा जी ने जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी महिला मित्र कुसुम जी से पूछा। कुसुम जी व्यस्त थी और उनके चेहरे पे भी खुशी था। चंदा जी कुसुम जी से बोलती, आज तो वृद्धाश्रम का माहौल कुछ और ही है, इतनी खुशी और चारों तरफ त्यौहार का माहौल है। मैंने आज से पहले वृद्धाश्रम में कभी नहीं देखा है। हाँ, यहाँ के लोग खुश रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी आज पहली बार देखी है। क्या कोई बात है? मुझे भी बताओ। तब चंदा जी की बात सुनकर कुसुम जी बोलती, अरे बहन, आज इस वृद्धाश्रम का बेटा आ रहा है। हमारे अपने परिवार वालों ने हमें ठुकरा दिया और ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम सबका यानी इस वृद्धाश्रम का बेटा आ रहा है। अगर वो नहीं होता तो हम लोग का क्या होता, भगवान ही जाने। इस वृद्धाश्रम का संस्थापक कन्हैया आ रहा है, हम सबका बेटा आ रहा है। कन्हैया का नाम सुनकर चंदा जी कुछ सोच में डूब गई और एकदम बोल पड़ी, नहीं, वो नहीं हो सकता। कुसुम जी ने जैसे ही चंदा जी के मुंह से वो नहीं हो सकता सुनी तो वो बोली, कौन नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मुँह से निकल गया। तब कुसुम जी बोलती है, वो 3 महीने में एक बार आता है, हम सबसे प्यार से बात करता है, हम लोगों के लिए वो बाहर लाता है, हम लोगों के साथ बैठकर लूडो कैरम खेलता है, हम लोगों के दुख दर्द को भी बांटता है। और पता है बहन, आज तो उसकी बेटी का जन्मदिन है, उसके बेटे यानी हम सबकी पोते का। वो हर साल अपने बेटे का जन्मदिन यही मनाता है। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और संस्कारी है। भगवान ने उसके बेटे के रूप में हम लोगों को देकर हम सभी को धन्य कर दिया। आपको पता है, आपके इलाज का सारा खर्चा उसी ने उठाया है। वो बिजी होने के कारण हम लोग से जल्दी जल्दी तो नहीं मिलने आता, लेकिन साल में 4-5 बार वो हम लोगों के साथ पूरा दिन रहता है। और उसका बच्चा भी हम लोगों को दादा दादी कहकर पुकारता है। कुसुम जी यह सब बताती रहती है। उनकी आंखों में आंसू झलकते जा रहे थे। अरे बहन, जब जल्दी से काम निपटाना है, हम सबका बेटा आने वाला है। और ऐसा बोलते हुए चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान लेकर कुसुम जी अपना कार्य में जुट जाते हैं। इधर कन्हैया का नाम सुनकर चंदा जी को कुछ बेचैनी सी होती है, लेकिन वो फिर अपने मन को समझाती है, नहीं, वो नहीं हो सकता। और उसके बाद सुबह के जैसे 9 बजे वैसे ही वृद्धाश्रम के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी होती है। साथ ही साथ उसके पीछे 3-4 और गाड़ियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। उस बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी और एक औरत और उसका 10 साल का लड़का बाहर निकलता है। जैसे ही वृद्धाश्रम के लोगों की नजर भी पड़ती है तो एक ही स्वर में बोलती है, हमारा बेटा कन्हैया आ गया, हमारी बहू का और पोता आ गए। और वह लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कन्हैया और उनकी पत्नी रेशमी सब लोगों के एक एक करके पैर छूते हैं और सब लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। 10 साल का बेटा आर्यन भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। आज तो ऐसा लग रहा था कि वृद्धाश्रम में जश्न का माहौल है। सभी वो तब अंदर आते हैं और उन 3-4 गाड़ियों से सामान निकाल कर कर्मचारी भी अंदर ले जाते हैं। सभी आर्यन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। इधर आर्यन जब चंदा जी के पैर छूता है तो आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है तो वो तंग रह जाते हैं। वैसे ही नए नक्श, वैसे ही प्यारा से भोला चेहरा, और उसको देखकर थोड़ा से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो उनकी मुलाकात या नज़र कहाँ पर कन्हैया पे तो पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि वह रसोई में चाय बना रही थी। चंदा जी के हाथों की चाय पूरे वृद्धाश्रम में फेमस थी, इसलिए आज उसने सब लोगों ने चाय बनाने को कहा था। आर्यन भी वहीं जाकर उनके पैर छूकर चला आया। अब कुसुम जी बोलती है, बेटा
अब तुम लोग आराम से बैठो, आज हम सब लोग चंदा जी के हाथ की बनी चाय का स्वाद लेंगे। चंदा जी का नाम सुन कन्हैया भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोला, चंदा जी कोई नई सदस्य है क्या? तो कुसुम जी बोली, हाँ बेटा, 2 महीने हो गए हैं उन्हें यहाँ लाए हुए। बहुत ही दुखी रहती है, अपने ही ख्यालों में गुम रहती है। उनके पड़ोसी उन्हें बीमारी हालत में यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन चंदा जी को कुछ पता ही नहीं। वो बताती है कि वो अपने घर में दवा खाकर सो रही थी। मुझे तो लगता है उनके बेटे वो उनसे पीछा छुड़वाने के चक्कर में यहाँ छोड़ गए हैं। अभी कुसुम जी यह सब बातें कर ही रही थी कि तभी चंदा जी धीरे से रसोई से निकल कर आती है और वहीं से बोलती है, चाय बन गई। उनकी आवाज़ सुनकर कन्हैया को एकदम झटका से लगता है और तुरंत ही उनकी नज़र चंदा जी पे पड़ती है। वो उनको देखकर एकदम दंग रह जाता है और उनकी आंखों में आंसू धारा बहने लगती है। इधर चंदा जी भी पास आकर जब कन्हैया को देखती है तो वो एकदम से सन्न रह जाती है और धम से ज़मीन पे गिर पड़ती है। चंदा जी जैसे ही ज़मीन पे गिरती है तो कन्हैया तुरंत उन्हें दौड़ कर उठा लेता है और उन्हें अपने सीने से लगाकर रोने लगता है और बोलता है, माँ तुम यहाँ कैसे? माँ, एक बार तो तुम अपने बेटे को बुला लेती। आश्रम का हर एक सदस्य यह नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। चंदा जी तुरंत ही अपने बेटे से दूर हो जाते हैं और बोलती है, मैं तुम्हारी माँ कहलाने लायक नहीं हूँ, और खुद भी रोने लगती है। चंदा जी के पति जगदीश बाबू की पहली पत्नी का स्वर्गवास शादी के 4 साल बाद ही हो गया था। उनकी पहली पत्नी ममता देवी जी का एक बेटा कन्हैया था। कन्हैया जब 3 साल का ही था तभी उसकी माँ ममता देवी जी की मृत्यु हो गई थी। पहली पत्नी के स्वर्गवास और कन्हैया की छोटी उम्र के चलते जगदीश बाबू ने सभी के समझाने पर चंदा जी से शादी कर ली। जगदीश बाबू चंदा जी को लाए तो वो थे कन्हैया की माँ बनाकर, लेकिन चंदा जी ने कभी भी कन्हैया को अपना बेटा नहीं माना। तो कन्हैया भी अपनी बूढ़ी दादी के पास ही रहता था। चंदा जी ने कभी भी उस छोटे से कन्हैया को अपनाने की कोशिश नहीं की। फिर भी कन्हैया कभी कभी उसको मामा कहा करके पास आता भी तो वो उसको दूर कर देती। इसलिए कन्हैया भी अपनी दादी के छत्र छाया में बड़ा होने लगा। समय बीता तो चंदा जी की 2 बेटे और 1 बेटी हो गई। अब चंदा जी अपने बच्चों में मस्त रहने लगी। इधर कन्हैया जब 15 साल का हो गया तो वो अपने पिता की खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाने लगा। साथ ही वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता। लेकिन 15 वर्ष की आयु में ही जगदीश बाबू वो अपनी बेटी को छोड़कर भगवान के पास चले गए और दादी तो 10 साल की ही था तभी स्वर्ग से धार गई। अब तो घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया था। कन्हैया ने सोचा, यहाँ की खेती तो माँ उगाएगी और बटाएगी पर उठा लेगी, क्योंकि उनके पास इतनी खेती नहीं थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उधर दोनों बेटे, छोटे भाई और बहन भी बड़ी हो रही थी और कन्हैया से उनके पिता ने वचन लिया था कि वो अपने दोनों भाई और बहन और माँ का ख्याल रखेगा। इसलिए कन्हैया ने शहर जाकर कमाने की सोची। वो शहर में एक कारखाने में काम करने लगा। वो शुरुआत से ही बहुत होशियार था और साथ ही साथ थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। उसने बहुत जल्दी काम सीख लिया। वो शहर में जितने भी पैसे कमाता उसमें थोड़े से पैसे अपने खर्चे के लिए निकालता और पूरे पैसे चंदा जी के नाम पर मनी ऑर्डर कर देता। वो कोशिश करता है कि वो कम से कम खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चंदा जी को भेज सके। कन्हैया की मेहनत रंग लाई, उसकी कमाई अच्छी होने लगी। थोड़े समय में वो अपने काम में महारती हो गया। शहर में खूब पैसे कमाने लगा। इधर उसके भाई भी बड़े हो गए और पढ़ लिख कर उसकी भी अच्छी नौकरी लग गई और बहन की भी अच्छी जगह शादी हो गई। उसने भी सोचा एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं, तो उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। इधर एक लड़की का जो उसकी फैक्ट्री में काम की तलाश में आई थी, वो लड़की पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और उसे के पिताजी की बीमारी के कारण उसे नौकरी की आवश्यकता थी। तो वो कन्हैया के पास काम मांगने के लिए आई। कन्हैया रेशमी के काम से काफ़ी प्रभावित हुआ, साथ ही साथ वो उसे पसंद भी करने लगा। एक दिन उसने रेशमी से शादी करने की सोची और यह बात अपनी माँ को बताने के लिए गांव पहुंचा। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं रेशमी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी यहाँ गांव से अच्छे से करवा दीजिए।
और गांव में धूमधाम से दावत भी कर दीजिए। तो चंदा जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं दावत वावत करने की, क्योंकि मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है, मेरी बेटी की भी अच्छी जगह शादी हो गई। अब तुम्हारा इस घर में और गांव में कोई नहीं है और दावत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारा इस गांव से और इस घर से अब कोई संबंध नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। कन्हैया चंदा जी की बात सुनकर उनके पैरों में गिर गया। वो रोता हुआ उनसे बोलता है, माँ मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरा परिवार मुझसे मत छीन, हो आप ही तो मेरा परिवार हो। चंदा जी तो पहले ही उसे अपना बेटा नहीं मानती थी, तो उसको उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां तो उसने पहले ही पूरी कर दी थी। तो कन्हैया से उसे अब कोई भी काम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। कन्हैया रोता रहा और चंदा जी से बोलता रहा कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन चंदा जी ने उनकी एक न सुनी और कन्हैया रोता हुआ अपने गांव से शहर वापस आ गया। उस दिन चंदा जी ने कन्हैया के द्वारा दी गई सारी मेहनत और तपस्या में पानी फेर दिया और स्वार्थ के बतीभूत होकर उसे घर से बेघर कर दिया था। लेकिन आज ईश्वर ने उनको ही बेघर करके उनको उसी बेटे के वृद्धाश्रम में लाकर खड़ा कर दिया था। उस दिन कन्हैया चंदा जी के सामने रोता जा रहा था और आज के दिन चंदा जी हाथ जोड़कर कन्हैया के सामने रोए जा रही थी। चंदा जी ने कन्हैया को परिवार से अलग कर दिया था, लेकिन ईश्वर ने उनके पास इतना बड़ा परिवार दिया था जिसे देखकर चंदा जी भी दंग थी। आज कन्हैया इतना बड़ा बन गया था कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कन्हैया ने जैसे चंदा जी को हाथ जोड़कर रोते हुए देखा तो उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ के हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। और कन्हैया ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर ले गया। वहाँ पर खड़े सभी लोग ने कन्हैया और चंदा जी के लिए खुश होकर तालियां बजाई और कन्हैया ने अपने पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।